नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में दशोमंतर और पूर्व दशम छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण किया। ये दिवाली से पहले लाखों छात्रों के लिए बड़ी सौगात है। 5 लाख से ज्यादा पिछड़े वर्ग के छात्रों को 126 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति उनके खाते में ट्रांसफर की गई। सीएम ने कहा कि अब कोई भेदभाव नहीं, हर पात्र छात्र को संभव पर मदद मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम में दशमोत्तर और पूर्व दशम छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने। उन्होंने डीबीटी के जरिए 5 लाख छात्रों के खाते में 164 लाख रुपए ट्रांसफर किए। ये छात्र पिछड़े वर्ग के हैं। कार्यक्रम में उत्साह देखने लायक था। छात्र छात्राओं को प्रवेश होने के उपरांत छात्रवृत्ति वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेश भर के उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन सभी को, उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा 10,28,205 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप एक साथ वितरित हो रही है, जिसमें 300 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारें छात्रवृत्ति को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करती थीं। 2017 से पहले भेदभाव होता था। अब हर पात्र छात्र को समय पर मदद मिलेगी। पूर्व दशम और दशमोत्तर योजनाओं में कोई देरी नहीं। 2025 से 26 में बजट 2.5 गुना बढ़ा है। अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया। सीएम योगी ने कहा कि ये व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। एआई से आवेदन प्रक्रिया सरल हो गई। कोई भ्रष्टाचार नहीं। छात्रों को शिक्षा से आत्मनिर्भर बनना होगा। 2016-17 तक जब प्रदेश के अंदर केवल 46 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे, आज ये संख्या बढ़कर के 62 लाख तक पहुंच रही है। आप सोचिए कि 62 लाख छात्र छात्राएं एक साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप की योजना से लाभान्वित होकर के अपने उज्जवल भविष्य के साथ वे कार्य कर रही हैं। आज का इस समारोह अपने इन होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी आगे की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न आने पाए, इसके लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाए गए कार्यक्रम का ही यह एक नई कड़ी है। और उस कड़ी के क्रम में आज हम सब यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के 3,56,000 छात्र छात्राओं को 114 करोड़ 92 लाख रुपए यहां पर छात्रवृत्ति की उपलब्ध करवा रहे हैं। 97,000 से अधिक छात्र छात्राओं को जो सामान्य वर्ग के हैं
इनको 29 करोड़ 18 लाख रुपए की धनराशि इस छात्रवृत्ति से प्रदान किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण भी मौजूद थे। ये वितरण दिवाली से पहले का तोहफा है। 4 लाख से ज्यादा छात्र पहले चरण में लाभान्वित हुए। सीएम ने छात्रों से अपील की कि पढ़ाई पर ध्यान दें। सरकार का लक्ष्य हर युवा को सशक्त बनाना है। ईमानदारी से उन छात्रों तक उसकी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, उन पात्र लोगों तक सरकार की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। आज इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम देश के अंदर तमाम संगठनों ने श्रमिकों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भुनाया होगा, लेकिन उन श्रमिकों के परिवार का कल्याण हो, उनका उत्थान हो, उनके बच्चे भी पढ़ लिख जाएं, इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए थे ईमानदारी से नहीं हुए। पहली बार श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। अटल आवासीय विद्यालय बेहतरीन कैंपस, वर्ल्ड क्लास कैंपस, बीओसी बोर्ड का रजिस्टर्ड श्रमिक का बच्चा वहां पर उस शिक्षा का लाभ ले सकता है। फ्री में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पूरी एजुकेशन फ्री, सब कुछ फ्री। ये पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में 18 ऐसे विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित करके श्रमिकों के प्रति, उनके श्रम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। लखनऊ छात्रवृत्ति कार्यक्रम से युवाओं में पढ़ाई का जोश बढ़ा। सीएम योगी की पहल से शिक्षा का रास्ता आसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम ने सरदार पटेल को अखंड भारत का शिल्प बताया। कहा कि उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी होगी। ये कार्यक्रम देखिए, ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, अखंड भारत के स्थापत्यकार थे। 562 रियासतों को एक सूत्र में बांधा। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे राज्यों का मनमानापन उनकी नीति से टूटा। 31 अक्टूबर की तिथि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती का तिथि है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 वर्ष से लगातार 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करती है। राष्ट्र के प्रति लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान वह अविस्मरणीय है। यानी अगर लौह पुरुष को हम आधुनिक भारत के शिल्पी के रूप में कहें, यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी वह बांटो और राज करो की थी, फूट डालो और राज करो की थी। आपस में विभाजन, हर एक स्तर पर विभाजन, और उस विभाजन के कारण उन्होंने भारत को कई टुकड़ों में विभाजित करने की एक साजिश रची थी और अंतिम फॉर्मूले पर भी चर्चा थी। तो उस समय अंग्रेजों ने यह शर्त रखी
कि हम भारत का विभाजन इस आधार पर देंगे कि भारत के अंदर जितनी भी देशी रियासतें हैं उन देशी रियासतों को इतनी छूट दी जाएगी कि उनकी मर्जी आए कि वह भारत में रहे, उनकी मर्जी आए वे पाकिस्तान में जाएं और उनकी मर्जी आए तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो उनकी दुरभिसंधि थी वह यह थी कि भारत एक न रहे, क्योंकि अगर भारत एक रहेगा तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बहुत जल्दी बनेगा। भारत के अंदर जो सामर्थ्य है, भारत की जो शक्ति है, वह शक्ति पुनः भारत को एक विकसित भारत के रूप में बना देगी। इस भय से वे भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते थे, लेकिन भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के उपरांत जो स्वतंत्र भारत हमें प्राप्त हुआ, उस भारत में सौभाग्य से गृह मंत्री के रूप में और देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा एक सशक्त नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ। इस दौरान सीएम ने कहा कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर हर जिले में रन फॉर यूनिटी होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता मार्च 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक चलेगा। हर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा निकलेगी। 5 युवा हर जिले में हिस्सा लेंगे। भारत के अंदर 563 देशी रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके भारत की एकता को मजबूती प्रदान किया। उस समय की 2 रियासतें, गुजरात राज्य की जूनागढ़ और उस समय के आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, ये 2 रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में शामिल होने में आनाकानी कर रही थी। उनको भी उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज जो भारत का स्वरूप हमें दिखाई देता है, या भारत की जो एकता आज हमें दिखाई देती है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण है। और इसलिए उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनकी जन्म जयंती को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं, वे अपने अपने राज्यों में लगातार इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। जाति विद्वेष के आधार पर समाज को लड़ डालना, सोशल मीडिया अकाउंट पर फेक प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके आपस में जातीय द्वंद्व को खड़ा करने की साजिश करना, आपस में ही समाज के अंदर किसी न किसी कारणों से विवाद को आगे बढ़ाने के लिए पार्टियों को प्रेरित करना, जिससे समाज एक न रहे। और उस साजिश में जब इंडी गठबंधन और उनसे जुड़े हुए राजनीतिक दल और उनके लोग जब इस साजिश में स्वयं संलिप्त हो, उन स्थितियों में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी साजिश से समाज को अवगत कराते हुए हम भी पूरे सामाजिक एकता को मजबूती बनाए रखने के लिए अपने कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर लखनऊ कार्यशाला ने एकता का संदेश दिया। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी इसे भव्य मनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिहार के सीवान पहुंचे। उन्होंने
गुरिया कोठी और मुख्य सिवान विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य ने एनडीए की जीत का दावा किया और विपक्ष पर निशाना साधा। ये दौरा बीजेपी के प्रचार अभियान को मजबूत कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं, तो वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिहार में एक के बाद एक जनसभाएं कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने सीवान के गोरिया कोठी और मुख्य सीवान विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान केशव मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बोले, महागठबंधन चुनाव से पहले ही टूट चुका है। आरजेडी का जंगल राज बिहार को बर्बाद कर चुका है। उन्होंने कांग्रेस और लालू पर तीखा प्रहार किया। कहा कि ये लोग अपना ही परिवार मानते हैं। गरीबी से मुक्त भारत बनाने का यह चुनाव है और देश आज की ओर देख रहा, केवल बिहार नहीं देख रहा। और बिहार वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं और बिहार के लोगों के लोगों को मैं अपील करना चाहूंगा कि 2025 के चुनाव में ये जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जो चारा घोटाला करने वाले हैं, जो फर्जी वादे करने वाले हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने वाले हैं, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देने की मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सब यहां बड़ी संख्या में आए हैं। हमारे देवेश जी को भी नामांकन भी करना है। या नामांकन के पहले मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, आप चाहते हो ना गोरिया कोठी का विकास तेजी के साथ हो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? एनडीए के स्टार प्रचारक इस समय हर घर में, विरोधी बौखलाए भी है, कह रहे हैं कि माताओं बहनों को मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर के 10-10 हजार रुपया क्यों भेजा है? अरे हमने महिला सशक्तिकरण के लिए भेजा है। अभी तो 10 लाख शुरुआत है, आगे तो 2 लाख तक का रास्ता खुला हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य का सीवान दौरा बिहार चुनाव को गरमा रहा है। विपक्ष पर निशाने से एनडीए का जोश बढ़ा। बीजेपी की जीत का दावा साफ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं प्रयागराज में एकादशी के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पहुंचे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर पवित्र स्नान किया। इसके बाद पूजा अर्चना की। यह स्नान पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। संगम का पानी लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कार्तिक एकादशी पर भक्तों का सैलाब यहां उमड़ा। सुबह सुबह गंगा यमुना के मिलन स्थल पर स्नान किया। अदृश्य सरस्वती के आह्वान के साथ पूजा की। श्रद्धालुओं ने कहा कि यह स्नान पाप धोने और पुण्य कमाने का अवसर है। संगम पर पंडितों ने वेद मंत्रों के साथ अभिषेक कराया। भक्तों ने दीप जलाए, फूल चढ़ाए। एकादशी का स्नान मोक्षदायी माना जाता है। दूर दराज से आए लोग आस्था में डूबे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब संगम की गोद में उतरे। एक एकादशी है, आज एकादशी हम लोग स्नान करने आए, बहुत सुंदर है और हम लोग दान उन दे के तब जाएंगे। फिर शाम को अभी दुआ बदसी लग जाएगी, गौ पूजा होगी और यही सब करते हुए घर निकल जाएंगे। आज एकादशी व्रत है हम लोग और एकादशी आज गंगा स्नान करने आए हैं। माँ गंगा के पतित पावन चरणों में हम लोग स्नान करते हैं एकादशी में। तो यही पर्व है और बड़ा उत्सव के साथ मनाते हैं। जी भैया, हम आज रमा एकादशी है, इसलिए आज हम संगम स्नान के लिए आए हुए हैं।
रमा एकादशी जो है, जो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी मां का पूजन होता है। धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन पूजा और दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। ये तो कार्तिक का महीना है और संगम में गंगा और जमुना दोनों जने हैं, माँ सरस्वती भी हैं, अतः यहाँ भीड़ का ही कारण है कि गंगा जमुना जो है और कार्तिक के महीने में लोग जमुना में स्नान करने हैं। तो स्नान करने से उन्हें तो फल की प्राप्ति होती है, लेकिन आज एक रंभा एकादशी है, एक पर्व के समान है। इस दिन जो व्यक्ति गंगा जमुना में स्नान करके माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके घर में अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, उनके बच्चों का भाग्योदय हो जाता है। अतः जो व्यक्ति रंभा एकादशी को प्रयाग में स्नान करके माँ लक्ष्मी पूजा करते हैं, उन्हें धन की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ आज सायंकाल में लोग वृंदावन में गाय बछड़े का पूजा करेंगे, वो बस व्याधि भी कहा जाता है। और गाय की पूजा करने में विशेष लाभ है। गाय के अंदर सारे देवताओं का निवास है, गाय की पूजा करना अनिवार्य है। ये प्रयाग का विशेष महत्व। प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमें तैनात, चिकित्सा कैंप, एम्बुलेंस और लाइफ जैकेट उपलब्ध, ट्रैफिक को सुचारू रखा। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई हादसा न हो, इसके लिए अलर्ट मोड में हैं। ये स्नान कुंभ मेले की पूर्व तैयारी का हिस्सा है। प्रयागराज पर्यटन का केंद्र बनेगा। संगम स्नान से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है। आस्था और विश्वास का ये संगम जीवन को नई दिशा देता है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर एकादशी स्नान ने आस्था की लहर पैदा की। पवित्र जल में डुबकी से भक्तों को सुख शांति की प्राप्ति हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा और एसएसपी अनुराग आर्या ने पुलिस बल के साथ बाजारों में फ्लैग मार्च किया। ये कार्रवाई दीपावली के दौरान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। इस तरह मथुरा में दीपावली से पहले बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। खरीदारी का जोर चरम पर है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में त्योहारों का मौसम आ गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बरेली में एडीजी रमित शर्मा और एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस बल के साथ बाजारों में फ्लैग मार्च किया। ये मार्च दिवाली उत्सव से पहले सुरक्षा बढ़ाने के लिए था। हाल ही में हुई हिंसा के बाद शहर में भारी तैनाती है। 8,500 पुलिसकर्मी सुपर जोन में तैनात हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनपद में त्योहारों का सीजन क्योंकि वर्तमान में चल रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जितने भी भीड़भाड़ के एरिया हैं, प्रतिष्ठान है और सर्राफा मार्केट्स हैं, वहाँ पे अलग अलग अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज प्लस पैदल गश्त, वहाँ के व्यापारी संगठनों से वार्ता करना, पब्लिक से वार्ता करना, ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि पब्लिक में सुरक्षा का एक संदेश रहे और हम लोग ये सुनिश्चित कर सकें कि लोग अपना बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में मार्केट्स में आ जा सकें। कोई समस्या कहीं किसी प्रकार की नहीं है। और दीपावली को भी दृष्टिगत रखते हुए जो आतिशबाजी के संबंध में फायर सेफ्टी के नियम है, उनके संबंध में लोगों को अवगत कराया गया है। ये बताया गया है कि कहीं भी आबादी के क्षेत्र में अवैध भंडारण किसी प्रकार का पटाखों का या किसी सामग्री का जिससे पटाखे बनाए जा सकते हो, वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उस पर बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और जो लाइसेंसी एसआई लाइसेंसी भी हैं पटाखा के बेचने के, उनको भी खुले मैदान में जो नियम है, शर्त है, उनके अनुसार ही विक्रय करने की कोई समस्या किसी प्रकार की कहीं नहीं है। आपने देखा है कि पिछले 16-17 दिनों में कहीं कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आई है। कल शुक्रवार है, हम लोग अलर्ट हैं और हमारी जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो संवेदनशील स्थलों पे सभी जगह पर डिप्लॉयमेंट है। जो हमारी क्यूआरटी की ड्यूटियाँ हैं, हमारे पास 7 कंपनी पीएससी उपलब्ध है, आर्म्ड पुलिस का कंपोनेंट उपलब्ध है, सिविल पुलिस है, LIU है, तो इन सभी को सक्रिय किया गया है। कहीं कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।